Good morning everyone. In this lecture we are discuss about the elastic constants. ये हमारा सेकंड लेक्चर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन स्ट्रेन के बारे में देखेंगे कि अपन स्ट्रेन क्या होता है, उसके बाद बारे में पॉइजन रेशो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, इन सब के बीच में रिलेशन, यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशनशिप। इसके अलावा शियर रिजिडिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स अपन इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंतर्गत। फर्स्टली अपन बात करते हैं लास्ट कांस्टेंट के अंतर्गत। अभी अपन ने देखा था कि जब भी कोई एक बॉडी है उस बॉडी के ऊपर दो अपन ने एक्सियल फोर्स लगाया है, ये एक्सियल डायरेक्शन के अंदर अपन ने फोर्स लगाए हैं। यहाँ पे एक ये दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन के अंतर्गत। तो ये जो बॉडी अपन को दिख रही है इसकी क्या होगी, लेंथ के अंतर्गत इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लिया कि इसकी जो इनिशियल लेंथ थी वो एल थी और जो फाइनल लेंथ है वो क्या हो गई, एल एफ हो गई, एल फाइनल हो गई। तो जैसे अपन इसकी लेंथ जो इंक्रीज होगी तो इसकी जो अदर डायमेंशन है वो अपन को क्या दिख रही है, यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही अपन किसी भी बॉडी के अंदर कोई एक्सियल डिफॉर्मेशन आएगा तो उसके जो लेटरल डायमेंशन है उसके अंतर्गत भी डिफॉर्मेशन आता है। इसी को अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, तो व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू विद टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव फोर्सेस, यानी अभी कोई बॉडी अब इसके अंदर ही आपको दिख रहा है यहाँ पे दो टेंसाइल फोर्सेस लगे हुए हैं, इसकी वजह से इसके अंदर क्या आ रहा है, एक्सियल डिफॉर्मेशन आ रहा है और इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो अब इस यदि मैं यहाँ पे बात करूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अंदर, तो इसके अंतर्गत चेंज इन लेंथ क्या हुआ, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, एल एफ माइनस एल, यानी कि फाइनल लेंथ में से यदि मैं इनिशियल लेंथ को माइनस कर दूँ तो ये चेंज इन लेंथ हो गया। और जो अपॉन में यदि मैं ओरिजिनल लेंथ को कर देता हूँ इसकी एल को, जो इनिशियल लेंथ थी, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, लेटरल सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसको अपन बोल देते हैं, ठीक है। वहीं यदि लेटरल स्ट्रेन की बात करूं तो अभी मैंने देखा था कि इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग तो चेंज हुआ, लेंथ के अकॉर्डिंग जो चेंज आया वो डेल एल हो गया, डेल एल अपॉन एल किया, यानी कि चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ किया, वो तो अपना क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसके रेस्पेक्ट में अपने देखा जब इसकी लेंथ को अपन यदि इंक्रीज करते हैं तो इसकी जो डेप्थ है और जो विड्थ है इसके अंतर्गत डायमेंशन भी चेंज हो जाती है। तो यदि राइट एंगल डायरेक्शन के अंदर कोई अप्लाइड लोड की वजह से यदि कोई चेंज इन लेंथ होता है, जैसे कि मैं मान लिया कि ये डेप्थ के अंतर्गत जो चेंज हुआ, डेल डी अपॉन जो में डी जो होगा इनिशियल डेप्थ, ठीक है। तो ये तो अपना क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। इसी तरह यदि मैं रेक्टेंगुलर डायरेक्शन मतलब विड्थ की बात करूंगा तो डेल बी अपॉन बी भी यदि मैं निकालता हूँ तो वो भी मेरा क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन हो जाता है। यानी कि लंबाई के अकॉर्डिंग जो चेंज हुआ है वो तो अपना क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो चेंज हुआ है वो अपना क्या कहलाता है, लेटरल स्ट्रेन। तो अब जो फर्स्ट जो अपना इलास्टिक कांस्टेंट आता है वो आता है पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे अपने मान लिया कि जो 3D बॉडी है, 3D बॉडी के अंदर तीन इसके एक्सेस हो गया, एक एक्स डायरेक्शन हो गया, एक वाई डायरेक्शन हो गया और एक जेड डायरेक्शन हो गया। तो यदि मैंने जो लोड है वो एक्स डायरेक्शन के अंतर्गत लगा रखा है तो इस लेंथ में इसके अकॉर्डिंग जो लेंथ में चेंज होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी कि एक्स डायरेक्शन के अंदर जो चेंज इन लेंथ हुआ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ के अंदर जो चेंज आया वो अपना क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वहीं वाई डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो डेप्थ के अंदर जो चेंज हुआ वो क्या कहलाएगा, लेटरल स्ट्रेन, एंड जेड डायरेक्शन के अंदर क्या रहेगा, लेटरल। तो अब पॉइजन रेशियो क्या आता है, पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन माइनस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इन लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो अपना क्या कहलाता है, पॉइजन रेशियो कहलाता है। अब इसके अंदर माइनस साइन इसलिए मेंशन किया जाता है कि यदि इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, यदि इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अंतर्गत जो लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बाकी की जो दो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसलिए अपन यहाँ पे माइनस साइन को मेंशन कर देते हैं पॉइजन रेशियो के अंतर्गत। वही मैं यदि इसकी वैल्यूज की बात करूं पॉइजन रेशियोज की डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के अंतर्गत, तो कॉर्क के लिए जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो 0 होती है, मेटल्स के लिए नॉर्मली 0.25 से लेकर 0.33 के बीच में होती है। वहीं यदि अपन ह्यूमन टिश्यूज या फॉर्म की बात करते हैं तो पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होती है। रबर के लिए वैल्यू 0.5 होती है, स्टील के लिए अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0.286 होती है, जिसको अपन नॉर्मली 0.3 या फिर 0.25 भी ले लेते हैं कई जगह, ठीक है। और अपन यदि कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट के लिए इसकी जो वैल्यू होती है 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में होती है। यदि मैं वहीं इसकी रेंज की बात करूँ, यदि मैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है, यदि पॉइजन रेशियो की वैल्यू इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करें तो इसकी लिमिट रहेगी अपनी 0 से लेकर 0.5। वहीं यदि आइडियल बात करेंगे पॉइजन रेशियो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी हो सकती है, यदि मिनिमम वैल्यू हो कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है
0.5 हो सकती है। यदि ओवरऑल रेंज की मैं बात करूंगा तो -1 से लेके 0.5 तक रहेगी, और वही इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करूंगा तो 0 से लेके 0.05 तक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंतर्गत। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखो नाम से ही इसमें लिखा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक, यानी कि वॉल्यूम के अंतर्गत जितना चेंज आया उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अभी ये बॉडी थी, अब इसके अंदर मान लिया मैंने कोई ट्राई एक्सियल लोड लगा दी। ट्राई एक्सियल मतलब ये होगा तीनों ही डायरेक्शन के अंदर लोड लगा हुआ है, सिग्मा एक्स एक्स डायरेक्शन के अंतर्गत, सिग्मा वाई वाई डायरेक्शन के अंतर्गत, सिग्मा जेड जेड डायरेक्शन के अंतर्गत। यदि इन तीनों फोर्सेस की वजह से अब मैं देखूं भाई, अब जैसे फर्स्ट फोर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा और लेटरल स्ट्रेन आएगा। उसी तरह सिग्मा वाई की तरफ मैं कंसीडर करूंगा तो इस डायरेक्शन के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा और साथ में 2 लेटरल स्ट्रेन आएंगे। इसी के अकॉर्डिंग इस तीसरी डायरेक्शन के अंतर्गत भी ये लेटरल स्ट्रेन आते हैं। तो यदि मैं फर्स्ट में बात करता हूँ, ये कोई बॉडी है मेरी जिसके अंदर ट्राई एक्सियल लोड लगे हुए हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। बॉडी की जो लेंथ है वो एल है, डेप्थ डी है एंड विड्थ बी है। तो सबसे पहले अपन स्ट्रेन निकालेंगे एक्स डायरेक्शन के अंतर्गत। तो एक्स डायरेक्शन के अंतर्गत जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो क्या हो गया भाई, डेल एल अपॉन एल, यानी कि लेंथ के अंतर्गत कितना चेंज इसके अंतर्गत आया है। तो सबसे पहले यदि मैं सिग्मा एक्स की बात करूंगा, 3 डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा हुआ है, तो सिग्मा एक्स की वजह से जो जो स्ट्रेन आया वो तो अपना क्या हो गया, सिग्मा एक्स अपॉन ई। देखो अब ये स्ट्रेन कैसे निकाला है अपन ने पता था कि डिफ्लेक्शन मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सियल लोड की वजह से वो क्या होता है, पी एल अपॉन ए, है ना, पी एल अपॉन ए ही होता है, पी एल अपॉन में ए। पी अपॉन ए को अपन क्या लिख देते हैं, सिग्मा। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया सिग्मा, और यदि एल को मैं इधर ले जाऊंगा तो डेल एल अपॉन एल, ये क्या कहलाएगा मेरा स्ट्रेन। तो डायरेक्टली यहाँ से क्या बन जाएगा, पी अपॉन ए को लिख दिया सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन में ई, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिग्मा एक्स अपॉन में ई। अब ये किसकी वजह से आया, ये सिग्मा एक्स की वजह से आया। और यदि मैं सिग्मा वाई की बात कर रहा हूँ तो सिग्मा वाई की वजह से देखो क्या आएगा, लेटरल डायरेक्शन है, यानी इसके अकॉर्डिंग यदि लेंथ में यदि इसकी वजह से क्या होगा, डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, वही पॉइजन रेशो के साथ में सिग्मा वाई अपॉन में ई। उसी तरह से यदि मैं जेड डायरेक्शन सिग्मा जेड की बात करूंगा तो जेड के अकॉर्डिंग भी लेंथ में क्या होगी, मेरे के अंतर्गत रिडक्शन आएगा, तो वो कितना आएगा, म्यू अपॉन सिग्मा जेड अपॉन ई। उसी तरह यदि मैं बाई डायरेक्शन की बात करूँ तो बाई डायरेक्शन में पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव तो आएगा सिग्मा वाई की वजह से, तो वो तो लिख दिया सिग्मा वाई अपॉन ई। इसी के साथ में सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड इस लेटरल डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी डायमेंशन के अंदर रिडक्शन आएगा, इसलिए इसको मैंने लिख दिया म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई और म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। उसी तरह जेड डायरेक्शन की तरफ जाऊंगा तो जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी वो जेड फोर्स सिग्मा जेड की वजह से रहेगी, तो सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस के म्यू अपॉन म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, यानी कि तीनों ही स्ट्रेन्स को अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर दें। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो यही होगा तीनों डायमेंशन के अंतर का। तो यदि मैं इन तीनों को यहाँ से ऐड किया तो फाइनल जो मेरे को रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, एक बार तो तीनों टर्म में पॉजिटिव वाली आ जाएंगी। ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड ई, ये आ गया। उसके साथ में ये दो दो बार ये आएगी म्यू के मल्टीप्लाई में, तो सिग्मा वाई यहाँ पे भी है, सिग्मा वाई यहाँ पे भी है, सिग्मा एक्स जेड यहाँ पे भी, सिग्मा जेड यहाँ पे भी, सिग्मा एक्स यहाँ पे भी, माइनस के 2 म्यू। ठीक है, तो इन सब में से मैंने इसको कॉमन लिया और इसको एक अरेंज मैनर के अंदर लिख लिया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, सिंपल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यदि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा क्या, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड ये हो गया। ठीक है, ये कब था, जब अपने तीनों डायरेक्शन के अंतर्गत से फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो वही मैं बात करूँ इफ देयर इज ए यूनिएक्सियल लोडिंग। यूनिएक्सियल लोड का मतलब क्या होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन से लोड लगा हुआ है, यानी सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। इन दोनों टर्म्स को यदि आप जीरो कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिग्मा एक्स इंटू 1 माइनस के 2 म्यू अपॉन। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो 0.5 किसके लिए होता है, रबर के लिए होता है, तो मटेरियल के अंतर्गत। ठीक है, तो इफ द पॉइजन रेशियो की वैल्यू यदि 0.25 कर दी, यदि अपन ग्लू की वैल्यू में 0.25 कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, रबर के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। वहीं यदि मैं बात कर दूं इफ द पॉइजन रेशियो ऑफ एनी मटेरियल लेस देन 0.25, ये वैल्यू 0.25 से कम रहेगी तो हमेशा सिग्मा के अंदर क्या रहेगी, वैल्यू हमेशा रहेगी। तो उस केस में यदि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो करना है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड की वैल्यू जीरो, उसी केस के अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो हो सकता है। तो यदि अपन को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को जीरो करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो म्यू की वैल्यू 0.5 हो, या फिर जो टोटल फोर्स की वैल्यू हो, एडिशन यदि अपन करें, या तो ये वाली टर्म जीरो हो या फिर ये वाली टर्म जीरो, तभी तो टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा अपना, जीरो हो जाएगा।
तो ये तो हो गया अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो अपन ने देखा था कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है भाई, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अपन ने देखा। ठीक है, तो वहां से अपन ने देखा कि ई कांस्टेंट अपन लेके आए थे भाई। अपन ने हुक्स लॉ क्या कहता है कि सिग्मा सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ठीक है, इन स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ से अपन ने सिग्मा की वैल्यू निकाली, तो अपन यहाँ पे कांस्टेंट लेके आए थे कैपिटल ई, है ना, कैपिटल ई, और दूसरा इसके साथ में एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन को ई का ही होता है, इस तरह से अपन कर सकते हैं, फिर स्मॉल ई से भी डिनोट कर देते हैं कई बार। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। तो एक कांस्टेंट और कोएफिशिएंट दैट एक्सप्रेस इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक कॉन्सिटी मेनली क्या रिलेशनशिप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ही रिलेशनशिप को दिखाते हैं। तो कोई भी यदि कोई मटेरियल है जो होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है, तो उसकी टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 4 होती है। और ये 4 कौन कौन से हैं? ई तो हो गया अपना यंग्स मॉडुलस, जी हो गया अपना क्या शियर मॉडुलस, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको बोल देते हैं, पॉइजन रेशियो एंड बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो ये 4 कांस्टेंट होते हैं किसके लिए? होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए। तो अभी अपन इसको समझते हैं कि ये होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं होमोजीनियस मटेरियल की। तो ये मटेरियल साइड टू बी होमोजीनियस व्हेन इट्स शो सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट ऑफ ए मटेरियल इन ए गिवन डायरेक्शन। यानी कोई भी डायरेक्शन की बात करो, मान लिया कि कोई बॉडी है, ठीक है, या फिर अपने इसको ऐसे सेम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई एक बॉडी है, इसके हर एक पॉइंट पे इसका मटेरियल का जो कंपोजिशन है वो क्या रहे? सेम रहे। ठीक है, तो कोई भी एक पॉइंट हो, या डायरेक्शन की जगह अपन हर एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, है ना? तो हर एक पॉइंट के अंतर्गत यदि इसका सेम कंपोजिशन कोई मटेरियल बना हुआ है, हर एक पॉइंट के ऊपर क्या है? सेम प्रॉपर्टी यदि वो शो कर रहा है, सेम कंपोजिशन का यदि बना हुआ है, तो उसको अपन ने क्या कह दिया? होमोजीनियस मटेरियल। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हो, ए पॉइंट हो, बी पॉइंट हो, सी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट पे यदि अपन उसकी प्रॉपर्टीज को देखें मटेरियल की, तो वो सेम कंपोजिशन बना हुआ तो सेम चीजें देगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल की। आइसोट्रोपिक मटेरियल के अंतर्गत बात करेंगे अपन हर एक डायरेक्शन के अंतर्गत, चाहे अपन अब ये जो मेरी बॉडी है इसके अंदर चाहे मैं एक्स डायरेक्शन से फोर्स लगाऊं, ठीक है, चाहे मैं बाई डायरेक्शन से फोर्स लगाऊं, चाहे मैं जेड डायरेक्शन से इसके अंतर्गत फोर्स लगाऊं, तो हर एक फोर्स का सेम इम्पैक्ट यदि इसके आ रहा है हर एक कोई भी डायरेक्शन के अंतर्गत, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? आइसोट्रोपिक। यानी कि सेम कंपोजिशन का बना है वो तो होमोजीनियस हो गया, और सेम डायरेक्शन के अंतर्गत सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा भाई? आइसोट्रोपिक। हर एक पॉइंट के अंदर, हर एक डायरेक्शन के अंतर्गत अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। तो ये क्या कर दिया? दोनों को मिला दिया भाई। मटेरियल भी सेम कंपोजिशन का बना हुआ है और हर एक पॉइंट के अंतर्गत, हर एक डायरेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो होमोजीनियस के अंतर्गत तो क्या आ जाता है? एट ए गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर। और आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है? एनी गिवन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर यदि सेम पॉइंट, हर एक पॉइंट के अंदर, हर एक डायरेक्शन के अंदर सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है इलास्टिक, वो अपना क्या हो जाएगा? होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एन आइसोट्रोपिक मटेरियल का। एन आइसोट्रोपिक यानी कि आइसोट्रोपिक का क्या हो गया? जस्ट अपोजिट हो गया। तो यानी कि जो हर एक डायरेक्शन के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, हर एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इन डिफरेंट डायरेक्शन के अंतर्गत डिफरेंट प्रॉपर्टी, यदि इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा भाई? एन आइसोट्रोपिक मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल की। तो ऑर्थोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? ऑर्थो का मतलब क्या होता है भाई? सीधा सा अपने समझने की कोशिश करें तो 90 डिग्री, यानी कि जिसकी एक्स डायरेक्शन के अंतर्गत प्रॉपर्टी अलग है, बाई डायरेक्शन के अंतर्गत प्रॉपर्टी लगाएं तो अलग है। अब जैसे अपन बुड़ को होता है, तो बुड़ को कई बार अपन लेंथ के अकॉर्डिंग खींचेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। वहीं यदि अपन उसको लेटरल डायरेक्शन से यदि स्प्लिट करना चाहें तो आसानी से टूट जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? वो ऑर्थोट्रोपिक यानी कि एक्स डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंतर, यानी ऑर्थो डायरेक्शन के अंतर्गत क्या करे? अलग प्रॉपर्टी शो करे, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करे, तो वो अपना क्या होता है? ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल होता है। तो अभी अपन देखो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल था, उसके अंदर इलास्टिक कांस्टेंट 4 थे। तो अब यदि इसकी हर तीनों डायरेक्शन का अलग अलग और हो गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 × 4 × 12, तो 3 × 4 = 12। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट किसके लिए कितना होता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा हुआ है। यदि कोई मेटेरियल मेरा होमोजीनियस है एंड आइसोट्रोपिक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक कांस्टेंट कितने होंगे? तो देखो टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक कांस्टेंट तो होंगे यहाँ पे 4। और कई बार वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है और वो पूछ लेता है इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए इंडिपेंडेंट होंगे वो 2 होंगे। वहीं यदि मैं
हम ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल की बात करूंगा तो ऑर्थोट्रोपिक में क्या याद रखना है भाई, अभी अपन ने देखा था टोटल कितने हो गए 4 × 3, और यदि टोटल इंडिपेंडेंट की बात करूंगा तो वो हो जाएंगे 9। अब यदि एन आइसोट्रोपिक यानी हर एक डायरेक्शन के अंदर अलग अलग शो कर रहा है, हर एक पॉइंट पे अलग कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल लास्ट कॉन्स्टेंट तो हो गए इनफाइनाइट, और वहीं यदि इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपने 21। ये टेबल याद रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, ठीक है। तो शियर मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, ठीक है, कई बार इसको एन से भी डिनोट कर दिया जाता है, सी से भी डिनोट कर दिया जाता है, तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो शियर मॉडुलस क्या हो गया, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, दैट इज टाउ अपॉन में वाई। नेक्स्ट अपना इलास्टिक कांस्टेंट आता है बल्क मॉडुलस, वो क्या हो गया, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि एक ही यूनी एक्सल डायरेक्शन से फोर्स लगाया उसके अपन यदि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर दे तो अपना क्या हो जाता है बल्क मॉडुलस। तो अभी अपन चारों को समझना चाहें भाई, यदि मैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करता हूँ ई की, तो ई तो क्या होता है मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन, ठीक है, ये सिंपल सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी सेकंड पॉइजन रेशियो की, ठीक है, तो पॉइजन रेशियो क्या होता है म्यू, और म्यू क्या होता है माइनस के लेटरल स्ट्रेन, यानी कि डेल बी अपॉन बी कर देता हूँ मैं इसको, है ना, डेल बी अपॉन में बी, और अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है डेल एल अपॉन में एल, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ में जो चेंज आया वो, ठीक है। तो ये अपना पॉइजन रेशियो हो गया। थर्ड हो गया अपना शियर मॉडुलस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन हो जाएगा, और बल्क मॉडुलस डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। तो ये अपने चार कांस्टेंट अपन को याद रखने हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं लास्ट इनके बीच में रिलेशनशिप की, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो यदि रिलेशन ये फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें क्या होगा आपको कोई भी दो कांस्टेंट वैल्यू दे देगा और दो की पूछ लेगा, ठीक है, ई की वैल्यू दे दिया और जी की दे दिया तो म्यू की पूछ लिया, म्यू की वैल्यू दे दिया तो कुछ दिया, तो इसलिए अपन इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो वो ई बराबर 2g प्लस 1 प्लस म्यू, 2g इंटू 1 प्लस म्यू फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया 3k 1 माइनस के 2 म्यू, एंड थर्ड वन हो गया 9kg अपॉन में 3k प्लस जी, ठीक है। हमेशा इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है, और उसके बाद शियर रिजिडिटी की वैल्यू होती है, ठीक है।